नाउरू ये पैसिफिक ओशन के बीचों बीच है और मैप पर एक छोटे से पॉइंट की तरह दिखाई देता है। ये सबसे छोटा इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। पूरे साल लगभग 200 लोग ही इस देश में आते हैं। यह एक ऐसा देश है जहां बहुत कम लोगों का आना जाना है। यहाँ तक कि नजदीकी देश भी हजारों किलोमीटर दूर हैं। पानी के जरिए भी यहाँ आना मुमकिन नहीं है। नारू के चारों ओर विशाल चट्टानें हैं जो जहाजों को किनारे के पास आने से रोकती हैं। कुछ समय पहले तक इस आइलैंड के लोगों के पास इतने पैसे हुआ करते थे कि उन्हें समझ नहीं आता था कि वे इन पैसों का क्या करें। साल 1975 के समय में फॉस्फेट डिपॉजिट से भरपूर नाउरू दुनिया में सबसे हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा वाला देश बन गया था। हालांकि आज की तारीख में जमीन के खराब हो जाने पर यहाँ किसी भी फल या सब्जियों को उगाया नहीं जा सकता। आर्टिफिशियल फूड्स और तले हुए खाने का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से नाउरू में ओबेसिटी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसके अलावा यहाँ सिगरेट की खपत भी सबसे ज्यादा है। ये जाहिर है कि सरकार विदेशी मीडिया को देश से दूर रखना चाहती है। नारू की आसमान से तस्वीर लेने की इजाजत नहीं है। यहाँ वीडियो बनाना आसान नहीं होगा क्योंकि नारू हम सब से एक शर्मनाक सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। क्योंकि रनवे एरिया और ड्राइववे एरिया एक दूसरे के ठीक बगल में है, इसलिए यहाँ कार्स का एयरप्लेन्स को रास्ता देना बहुत ही आम बात है। पैदल चलने वाले लोगों को लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान होने वाले जेट ब्लास्ट के प्रति चेतावनी दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह देश इतना छोटा है कि स्ट्रिप के आकार वाला ये एयरपोर्ट आइलैंड के पूरे साउथ वेस्ट कोस्ट तक फैला हुआ है। आप जो यहाँ देख रहे हैं वो है एयरपोर्ट। अगर मैं अंदर जाना चाहता हूँ तो मैं बस इस फेंस को पार करके अंदर जा सकता हूँ। आइलैंड का पूरा एरिया सिर्फ 21 स्क्वायर किलोमीटर या 8 स्क्वायर माइल्स है। पूरे देश को कार से ड्राइव करने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का समय लगता है और सफर जहाँ से शुरू होता है वहीं से खत्म भी होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही रिंग रोड। यहाँ पुलिस हर वक्त पहरा देती रहती है। नारू सदियों से माइग्रेटरी बर्ड्स का पसंदीदा स्टॉप रहा है। पहले माना जाता था कि इस आइलैंड में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसकी मिट्टी में पक्षियों की बीट और समुद्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना गुआनो नाम का एक खजाना था। साल 1899 में जर्मन जियोलॉजिस्ट एल्बर्ट एलिस ने पाया कि इस आइलैंड पर हाई क्वालिटी फॉस्फेट रिजर्व है। एक समय में इसकी कीमत गोल्ड जितना था। फॉस्फेट एक रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और पहले विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत नारू पर कब्जा कर लिया और इसे एक ओवरसीज माइनिंग फील्ड में बदल दिया। साल 1942 में कुछ समय के लिए जापान के कब्जे को छोड़कर निकाले गए फॉस्फेट को सालों तक दुनिया भर में बेहद कम कीमतों पर बेचा गया था। बुजुर्गों का कहना है कि इस जगह जापानी लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बंद करके छत से गैसोलीन डालते थे और उन्हें वहीं जला देते थे। ये वही लोग होते थे जो उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। ये पटरी जो समय के साथ साथ मिटने वाली है, इसे साल 1907 में फॉस्फेट माइंस को धरती के अंदर वाले भाग से वेस्टर्न कोस्ट पर बने हार्बर तक लेकर जाने के लिए बनाया गया था। 1968 में नारू को आजादी मिलने तक यहाँ से 35 मिलियन मेट्रिक टन फॉस्फेट को निकाला जा चुका था। इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पिछले 100 सालों में दुनिया भर के कई लोगों की टेबल पर आने वाले फल और सब्जियां इस छोटे से आइलैंड की मिट्टी से निकाले गए फॉस्फेट से उगाए गए थे। आजादी मिलने के बाद नारू में पैसों की बारिश होने लगी और वहाँ पर रह रहे लोग जिनकी धरती का इस्तेमाल फॉस्फेट माइनिंग के लिए किया जा रहा था, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और करोड़पति बनने का इंतजार करने लगे। चाइना और अन्य पैसिफिक आइलैंड से हजारों वर्कर्स को फॉस्फेट माइनिंग की गंदी, गर्म और कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए लाया गया था। साल 1975 तक नारू में रह रहे प्रति व्यक्ति की इनकम लगभग 1,76,000 USD थी, जबकि दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी में अमेरिका की आज के इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखते हुए लगभग 44,000 USD थी। नारू अपने आप को एक वेलफेयर स्टेट राज्य स्थापित करने में कामयाब रहा, जहां कोई टैक्स नहीं था। पढ़ाई लिखाई, ट्रांसपोर्टेशन, स्वास्थ्य सेवाएं और यहाँ तक कि रहना भी मुफ्त था। जैसे जैसे यहाँ पर रह रहे लोग अचानक अमीर होते गए, पैसा उन पर हावी होता गया और ये छोटा सा आइलैंड लेटेस्ट कार मॉडल से भर गया। कैडिलैक, जीप, लैंड रोवर, ये उन गाड़ियों के कुछ नाम है जिनका इस्तेमाल आइलैंड पर रहने वाले लोग अपने मनोरंजन और रफ्तार के लिए कभी कभी किया करते थे। ये कार के कब्रिस्तान की तरह लग रहा है। उन पर जमी हुई जंग ये दर्शाती है कि अच्छे दिन और कितने दूर हैं। डॉग्स के साथ साथ बाकी के जानवर जो पहले नारू में मौजूद नहीं थे, उन्हें भी समय के साथ साथ यहाँ लाया गया। बिल्लियाँ, मुर्गियाँ और सुअर ऐसे कुछ जानवर हैं जिन्हें हाल ही में आइलैंड पर लाया गया है। माइनस द्वारा पेड़ों को उखाड़े जाने और उपजाऊ मिट्टी की खुदाई करने के बाद सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को काफी नुकसान पहुंचा था। ये धरती न तो एग्रीकल्चर के काम आती है और न ही कंस्ट्रक्शन की। इस वजह से यहाँ के लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। नारू की धरती 15 मीटर या यूं कहे कि 49 फीट तक गहरे गड्ढों और लाइमस्टोन पिक्स से ढकी हुई है, जो आइलैंड के बीच से लेकर कोस्टल एरियाज तक फैला हुआ है। एसिड की अधिक मात्रा होने की वजह से इस बंजर जमीन पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। नॉर्वन खुद को जीवित रखने के लिए विदेशों से हाईली कंप्रेस्ड कैंड फूड्स का इस्तेमाल करते हैं,
हैं, जिसे ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता है। नाuru के लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64 साल है। सही डाइट न होने की वजह से नारुओं को सालों से दुनिया के सबसे ओबीस नेशन का खिताब मिलता आ रहा है। 150 साल पहले जब तक वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा इस आइलैंड को खोजा नहीं गया था, तब तक ये आइलैंड आत्मनिर्भर था, लेकिन आज वे सब कुछ आउटसोर्स कर रहे हैं। यहाँ पर रह रहे लगभग 97% पुरुष और 94% महिलाएं अधिक मोटापे से ग्रस्त हैं। नारुओं में मोटापे की समस्या महामारी जैसी है। हर जगह, सड़कों पर, रेस्टोरेंट्स में, बाजारों में मैं लोगों को इस मोटापे की परेशानी का सामना करते हुए देख सकता हूँ। ऐसी आबादी में जहाँ 45% लोगों को डायबिटीज है, इसलिए अंग विच्छेदन बहुत ही आम बात है। पूरे देश को जागरूकता को बढ़ावा देने वाले बैनर लगे हुए हैं। देखिए, स्टोर के शेल्फ्स पूरी तरह से खाली हैं। यहाँ हर 6 हफ्तों में प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट किया जाता है। आइलैंड पर ताजे फल और सब्जियां होना बहुत बड़ी बात है। एक फूल गोभी की कीमत 18 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है और वहीं एक तरबूज की कीमत 61 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। कई लोगों को मीट प्रोडक्ट्स खाना पसंद होता है, जिन्हें वेस्टर्न कंट्रीज अपने ही लोगों को बेचना नहीं चाहती। उन्हें वे नोरुआन्स के लिए टर्की टेल्स के रूप में बेचते हैं। जानवर के इस हिस्से में लगभग 75% प्योर फैट होता है, जो हेल्दी खाने से कोसों दूर है। फॉस्फेट की माइनिंग की वजह से यहाँ रहने की जगह की भी कमी है। डिस्ट्रक्शन की वजह से नारुओं की लगभग 80% जमीन रहने लायक नहीं है, जिससे इसके 14,000 निवासी सिर्फ 4 स्क्वायर किलोमीटर या 1.5 स्क्वायर मील के कोस्टल एरिया में रहते हैं। ये है बुआडू लेगून, मात्र एक ऐसी जगह जिसे कभी छुआ नहीं गया। ये पहले के समय में ले जाने का दरवाजा है। एक समय में नारू इस पौधे से भरपूर हुआ करता था, लेकिन अब ये सब गायब हो गया। यहाँ अभी भी केले के पेड़, पैंडेनस के पेड़ और अनानास के पौधों को देखा जा सकता है। मूर्तियों की तरह दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर्स नारुओं के समुद्र तट पर, यह चट्टान के स्ट्रक्चर्स समुद्र से 5 मीटर या 16 फीट ऊपर तक पहुँचते हैं। समुद्र चट्टानों से भरा हुआ है, जो किनारों से लगभग 200 मीटर तक फैली हुई है, जिससे बड़े बड़े जहाजों का इस तरफ आना मुश्किल हो जाता है। इनमें से कई पानी के नीचे है और समुद्र का पानी कम होने पर उन्हें देखा जा सकता है। इससे लोगों के लिए पानी में सैकड़ों मीटर तक जाना और मछली का शिकार करना संभव हो गया है। पेड़ों के नष्ट होने की वजह से साल भर यहाँ का एवरेज टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस या 86 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। आइलैंड पर मौसमी हवाओं की वजह से बारिश और समय एक साथ बहते हैं। हालांकि नारुओं में कोई भी नदी या स्ट्रीम नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों के पास ताजे पानी की कमी है। इन डिसैलिनेशन प्लांट्स में रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करके, समुद्र के पानी का इस्तेमाल करके देश भर में हर रोज 2 मिलियन लीटर पीने का पानी बनाया जाता है। यहाँ मोक्का वेल नाम का एक अंडरग्राउंड लेक है। बिना किसी लोकल की मदद के इस गुफा में एंटर करने का रास्ता ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी एंट्रेंस बहुत छोटी है। इस देश का कोई ऑफिशियल कैपिटल नहीं है। हालांकि यारेन डिस्ट्रिक्ट में पार्लियामेंट हाउस, एम्बेसी, देश का एकमात्र पुलिस स्टेशन, फायर डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट जैसे सभी संस्थान मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ 11 स्कूल हैं, जिनमें से 3 हाई स्कूल हैं और एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। आइलैंड पर लगभग सभी को अंग्रेजी आती है। नोरुआन उनकी पहली भाषा है। मिसाल के लिए नारू नाम का जन्म नारुआन शब्द अना ओएरा से हुआ था, जिसका मतलब होता है मैं बीच पर जाता हूँ। साल 1970 में नारू सरकार को यह एहसास हुआ कि उनके फॉस्फेट रिजर्व खत्म हो रहे हैं और कई अन्य सहित फॉरेन प्रॉपर्टीज में निवेश करके ऑयल रिच कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की स्ट्रेटेजी को अपनाते और उन्होंने मेलबर्न में नारू हाउस, हवाई में नारू टावर, गुआ में पैसिफिक स्टार होटल, वॉशिंगटन में पैसिफिक हाउस, फिजी में द ग्रैंड पैसिफिक होटल। हालांकि भ्रष्टाचार और गलत मैनेजमेंट ने सरकार को 1990 के दशक में प्रति वर्ष लाखों डॉलर के कर्जे में डाल दिया और फॉस्फेट से होने वाली कमाई जल्द ही खत्म हो गई। अपने आप को बनाए रखने की कोशिश में सरकार ने देश को टैक्स हेवन में बदलना चाहा और इसके चलते यह ड्रग कंट्रोल, रूसी माफिया और अलकायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मनी लॉन्ड्रिंग घोटालों में शामिल हो गई। नारू ने 400 से भी अधिक फॉरेन बैंक्स को एक ऐसे सिस्टम के तहत लाइसेंस जारी किया जिसमें ब्रांचिंग की आवश्यकता नहीं थी और ऑप्शनल रिकॉर्ड रखने की अनुमति थी। उस अवधि के दौरान अकेले रूसी माफिया ने नारू में बैंक्स के जरिए 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान लगाया। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से देश को गैर कानूनी बैंकिंग एक्टिविटीज पर रोक लगानी पड़ी और 2004 से कैश बेस्ड इकोनॉमी का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया। ऑस्ट्रेलियन डॉलर नारू की ऑफिशियल करेंसी है। देश भर में मौजूद कुछ ही एटीएम्स में भी पैसे नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिशों के बावजूद आज की तारीख में यहाँ बस एक ऑस्ट्रेलियन बैंक कार्य करती है। साल 2000 आते आते फॉस्फेट रिजर्व समाप्त हो गए और फॉस्फेट एक्सपोर्ट अपने पीक पीरियड के मुकाबले 1% तक गिर गया। देश के सेंट्रल बैंक को बंद कर दिया गया और दूसरे देशों में इसकी प्रॉपर्टीज को एक एक करके बेचा गया। टॉप साइड से आगे बढ़ने पर हम खुदाई करने वाली मशीनों को काम करते हुए देख सकते हैं। देश में अभी भी छोटे पैमाने पर फॉस्फेट की खुदाई की जाती है। 52% आबादी गरीबी रेखा पर या उससे नीचे रहती है और चर्च की सहायता के साथ जीवित रहने की कोशिश करती है। जिन क्षेत्रों में कम कमाई होती है वहां तनाव की वजह से तंबाकू का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है। साल 2020 के डेटा के अनुसार नारू का स्मोकिंग रेट दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। इस आइलैंड पर कुल 5 बीचेस हैं और वहां भी हम टायर और कचरा देख सकते हैं।
नारू साल 2001 में फाइनेंशियल सपोर्ट के बदले ऑस्ट्रेलिया से अवांछित शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए राजी हो गया। लगभग 1000 शरणार्थियों, जिनमें ज्यादातर अफगान, इराकी और ईरानी थे, को नारू ले जाया गया और हिरासत में ले लिया गया। टॉप साइड पर वहां 3 रिफ्यूजी कैंप्स लगाए गए थे। लोगों को चिलचिलाती धूप में साफ पानी की नियमित पहुंच के बिना सालों तक प्लास्टिक के टेंट्स में रहने के लिए मजबूर किया गया था। इनमें से कईयों ने अपनी जिंदगी को समाप्त करके अमानवीय और बिगड़े हुए हालातों और अनिश्चित भविष्य से बचने की कोशिश की। ऐसे हालातों में सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना बच्चों को करना पड़ा, जो कि ज्यादातर कैंप्स में थे। इन कैंप्स को बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया हर साल 550 मिलियन USD खर्च कर रहा था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नारू गवर्नमेंट आइलैंड पर बंदी बनाए गए हर एक रिफ्यूजी के बदले 5 लाख USD कमा रही थी। लगभग 20 सालों से ये कैंप्स चिकित्सीय लापरवाही, दुर्घटनाओं और खुद की जान लेने की वजह से अनगिनत व्यक्तियों की जान जाने का स्थान बन गया है। हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि ये जगहें अब पूरी तरह से खाली हो चुकी हैं। हालांकि यहाँ पर रह रहे लोगों को इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। वर्तमान में नारू कनाडा में स्थित मेटल्स कंपनी के सहयोग से गहरे समुद्र में माइनिंग में शामिल होने का इंतजार कर रहा है। उनका प्लान पॉलीमेटालिक स्टोन्स को निकालने का है, जो हर 10 लाख सालों में बस कुछ ही मिलीमीटर बढ़ते हैं। बैटरियों में पाए जाने वाले कोबाल्ट, निकल, कॉपर और मैंगनीज जैसे मेटल से युक्त ये पत्थर आने वाले भविष्य में एनर्जी का सोर्स बनेंगे। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि समुद्री जीवन को खतरे में डालने वाले ये माइनिंग ऑपरेशंस कार्बन को अब्सॉर्ब करने की समुद्र की क्षमता को कम कर सकते हैं और तेजी से मौसम में बदलाव ला सकते हैं। 1960 के दशक के आखिर में नारू दौलत के जिस भ्रम में फंस गया था, उस वजह से यहाँ के लोग कड़ी मेहनत और पढ़ाई लिखाई के महत्व को नहीं समझ पाए। गवर्नमेंट ने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाई और देश के सभी संसाधनों को खत्म कर दिया। मोटिवेशन, स्किल्स और ज्ञान के बिना यहाँ बेहतर भविष्य बना पाना लगभग नामुमकिन है। कभी न भरने वाले घावों वाला ये छोटा सा आइलैंड दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसके सारांश के रूप में और एक सबक के रूप में हमारे सामने खड़ा है, जिसे मानवता को हमेशा याद रखना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इसने आपके नजरिए को बदला होगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।